नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट 2021 हिंदी भाषा प्रथम के 30 प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। जो 2021 की परीक्षा थी 2022 23 जनवरी को संपन्न हुई थी। अब से हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसका ही एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। यूपी टेट का जो पेपर होता है उसमें प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 60 तक के जो प्रश्न होते हैं वो हिंदी भाषा के होते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 31 गद्यांश पर आधारित प्रश्न है जो हमको करने हैं। पहला पूछा गया है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय हो जाएगा, यही हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये गद्यांश से पढ़ेंगे तो हमको पता ही चल जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि वैशाली में जन्म लिया, वैशाली में जन्म लिया एवं पावा में शरीर का त्याग किया। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और पावापुरी में इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 35 तक जो हैं ये गद्यांश पर ही आधारित हैं। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी यानी आयु कितनी थी। तो इसको भी जब हम गद्यांश पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 35 वर्ष। प्रश्न संख्या 34 है श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे, देखिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। और पहले से पढ़ेंगे श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका, यानी श्रुति धर्म का जो अर्थ है वो वैदिक धर्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 ये संधि इसमें पूछ लिया गया है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। तो स्वच्छंद में व्यंजन संधि है और स्व प्लस छंद इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी किसी भी स्वर के बाद जब छ वर्ण आता है तो उसके बीच में च का आगम हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया है कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है। तो जो पंचमाक्षर होते हैं अंगा, इया, अड़ा, ना, म, इनका उच्चारण स्थान नासिक के होता है, यानी नासिका होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कंठ तालु ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। मूर्धन्य री, ट वर्ग, र और स का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। ओ, औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया कि 4 गज मलमल, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो 4 गज मलमल यानी जो माप करके तौल करके हमको मिलता है वो परिमाण बोधक विशेषण होता है। तो इसको ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। संख्यावाचक होता है जिससे संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या का बोध होता है, वो संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जब किसी संज्ञा की तुरंत पहले सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वो सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। गुणवाचक जो होता है रूप, रंग, आकार, दशा, इसका जब वर्णन होता है तो वो गुणवाचक विशेषण बन जाता है। समास का विलोम क्या है। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया है कि समास का विलोम क्या है। तो समास का विलोम शब्द हो जाएगा व्यास हो जाएगा और समस्या का समाधान हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा साहसिक, साहसिक का कायर होता है। प्रश्न संख्या 39 में पूछा गया है कि शून्य का तत्सम रूप क्या है। तत्सम मतलब संस्कृत रूप होता है। तो शून्य का तत्सम रूप होता है शून्य होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 में पूछा गया कि आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है। तो आँख की किरकिरी होने का अर्थ होता है अप्रिय लगना। ये वर्ष 2017 में भी यूपीटीटी की परीक्षा में ये पूछा गया था। तो इसमें कष्टदायक होना भी सही हो सकता है क्योंकि आयोग ने तो अप्रिय लगना ही माना था और इसलिए हम इसको ही मानेंगे, अप्रिय लगना। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो वर्तनी अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित और अनुग्रहित, अनुगृहित,
तो इसमें री की मात्रा, ग में री की मात्रा लगी रहेगी। अनुगृहीत होता है, ना कि अनुग्रहित होता है। जैसे कि संग्रहित नहीं होता, संगृहीत होता है, वैसे ही अनुगृहीत होता है। तो 41 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर से एक पूछा गया है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध हो जाएगा पैतृक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। त में री की मात्रा लगी रहेगी, वही आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 में पूछा गया है कि स का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है ईचु यशा नाम तालु होता है। तो ई च वर्ग य और स का उच्चारण स्थान तालु होता है, तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, हमको मिला है। तो ये हमारा ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी इसका। और दंत लृ त वर्ग ल और स का उच्चारण स्थान दंत होता है। दंतालु से तो किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान नहीं होता। ये मूर्धा री ट वर्ग र और स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत का जब हम संधि विच्छेद करेंगे अति प्लस अंत होता है, तो हमको इससे ही पता लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अति। प्रश्न संख्या 45 में पूछा गया है कि उपत्यका का अर्थ क्या है। उपत्यका, प्रश्न संख्या 45 में पूछा गया है कि उपत्यका का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन दिया गया है कि जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है तो उसे उदयांचल बोलते हैं, उदयाचल बोलते हैं। और पर्वत के पास की जो भूमि होती है इसे ही उपत्यका कहा जाता है। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। और पर्वत का जो शिखर होता है चोटी कहलाता है, और पर्वत के ऊपर का जो समतल भाग होता है उसे अधित्यका कहते हैं। प्रश्न संख्या 46 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है। तो इसमें सीधा ही लिखा हुआ है, ये भाषण लिखा हुआ है, इससे ही हम पहचान लेंगे कि बोलना जो होता है मौखिक रूप से होता है। अभिव्यक्त करना, अपनी बातों को बोल करके प्रकट करना मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में है, आशु भाषण हो जाएगा। श्रुतलेख होता है, सुन करके लिखना श्रुतलेख होता है। सुंदर लिखावट को सुलेख बोलते हैं। प्रश्न संख्या 47 में पूछा गया है कि हिंदी भाषा की बोलियाँ कितनी हैं। तो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएँ हैं, जिसके अंतर्गत 18 उपबोलियों को रखा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो हिंदी भाषा की बोलियां जो हैं वो 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, 18 बोलियां हैं। प्रश्न संख्या 48 में पूछा गया कि सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। तो सामाजिक में मूल शब्द है समाज, और प्रत्यय इसका हो जाएगा इक प्रत्यय, क्योंकि समाज जैसा कोई शब्द नहीं होता है, समाज होता है, इसलिए गलत हो गया। सा प्लस माजिक निरर्थक है, सामा प्लस जी निरर्थक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, समाज प्लस इक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 में पूछा गया कि तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है। तो तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं, जो मार्च 1999 में प्रकाशित हुई थी, और यह लखनऊ से प्रकाशित होती थी पत्रिका। इसके संपादक अखिलेश थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है हमारा लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी को 2018 का व्यास सम्मान मिल चुका है, जितने लोग उतने प्रेम, और यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, ये इनकी रचना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। खबर विज्ञापन से ढका हुआ है, खबर का मुख विज्ञापन से ढका है। और हरे प्रकाश उपाध्याय भी एक पत्रिका, समकालीन सरोकार नाम की पत्रिका, जो मासिक पत्रिका थी, इसके संपादक हरे प्रकाश उपाध्याय थे। और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जो हैं, दस्तावेज नामक एक त्रैमासिक पत्रिका थी जो गोरखपुर से प्रकाशित होती थी, इसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी थे। और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी भारतीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 2013 से 17 के बीच में। प्रश्न संख्या 50 पूछा गया है कि 12 बरस लव कुकर जीवे और 13 लव जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति जगनिक की है, और जगनिक आदिकाल के कवि हैं। जगनिक की एक रचना परमाल राशो भी है। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता कीर्ति पताका है। और नरपति नाल की रचना एक है विशल देव राशो। चंद्रवरदाई ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा था, पृथ्वीराज राशो।
तो ये चारों जो कवि दिए हुए हैं, विद्यापति, जगनीक, नरपति नाल, चंद्रवरदाई, ये आदिकाल के कवि हैं। प्रश्न संख्या 51 में पूछा गया कि अकाल का पर्यायवाची क्या होता है। तो अकाल का मतलब पर्यायवाची होता है दुर्भिक्ष होता है। ऐसा काल जिसमें भिक्षा लेना देना भी कठिन हो, वो अकाल होता है, दुर्भिक्ष कहलाता है। अपरिहार्य का पर्यायवाची होता है अनिवार्य, परम आवश्यक, अति आवश्यक। अधियारा का अंधेरा, तिमिर, अंधेरा, तमस होता है। और अच्छत का पर्यायवाची होता है तंडुल होता है, तंदुल होता है, धान होता है, भात होता है, चावल होता है, अच्छत का पर्यायवाची होता है। प्रश्न संख्या 52 में पूछा गया कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, वो सरल वाक्य कहलाता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, ये हमारा सरल वाक्य हो गया। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, तो ये भी सरल वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य एक तरीके से हो गया ये। और अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ये जो हमारा कीवर्ड है, यानी जिस भी वाक्य में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, ये शब्द आ जाते हैं तो हम पहचान लेते हैं कि वो मिश्रित वाक्य होता है। और मिश्रित वाक्य में पहला वाक्य अपूर्ण होता है और दूसरा वाक्य उसे पूरा करता है, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और डी में दिया हुआ है छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। तो और जो ये योजक शब्द आ गया है, यानी जोड़ने का काम करता है, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा हमारा। यानी जिस भी वाक्य में और, एवं, तथा, अथवा, इसलिए ये शब्द आ जाते हैं तो हम पहचान लेते हैं कि वो संयुक्त वाक्य होता है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिश्र वाक्य हमसे पूछा गया है तो मिश्र वाक्य हो जाएगा अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53 में पूछा गया है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वह होता है अप्रत्याशित होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अनाहुत होता है जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत होता है। अपरिमेय जिसे मापा या तौला ना जा सके, वो अपरिमेय कहलाता है। प्रश्न नंबर 54 में वाच्य से पूछा गया सवाल है कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो जहाँ से के द्वारा लगा हो और वाक्य में कर्म नहीं होता है, वह कर्मवाच्य नहीं, वो भाववाच्य हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कर्मवाच्य में कर्म होना अनिवार्य है और कर्तृवाच्य में कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 55 में पूछा गया है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो निष्कपट का संधि विच्छेद हो जाएगा नि प्लस कपट हो जाएगा। यह विसर्ग संधि का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है कि इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो वो कौन सा देश है जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है। तो वो देश है मॉरिशस है। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। भोजपुरी भी यहाँ चलती है। और जो विश्व सम्मेलन हुआ था हिंदी का, विश्व सम्मेलन 11वां विश्व सम्मेलन, दूसरा और चौथा जो हुआ था वो मॉरिशस भी ही हुआ है, विश्व हिंदी सम्मेलन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है कि सूरसागर की भाषा किस भाषा की रचना है। पूछा गया है सूरसागर किस भाषा की रचना है। तो सूरसागर की रचनाकार सूरदास जी हैं और इनकी भाषा है ब्रज भाषा है। अवधि में लिखित है रामचरितमानस, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और ऑप्शन नंबर डी है बुंदेली। बुंदेली आल्हा खंड बुंदेली में लिखा गया है, जिसको जगनीक ने लिखा है। प्रश्न संख्या 58 में पूछा गया है कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है। तो वीरों का कैसा हो बसंत ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इसने ऑप्शन बहुत ही क्लोज बनाया है, सुमित्रा कुमारी चौहान देखिए ऑप्शन फर्स्ट में लिखा हुआ है। तो अगर हम ऑप्शन ध्यान से देखेंगे नहीं तो गलत कर बैठेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान वीरों का कैसा हो बसंत इन्होंने लिखा है। मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, झांसी की रानी भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं।
रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है उर्वशी, जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है 1972 ईस्वी में। माखनलाल चतुर्वेदी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और इनकी रचना है हेमतरंगिणी के लिए मिला है। तो हमारा ऑप्शन तो वीरों का कैसा हो बसंत पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न संख्या 59 है कि क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है। तो क्षेत्रीय में विशेषण हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 60 वो अंतिम प्रश्न है, चौराहा शब्द में समास है। तो चौराहा जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास कहलाता है। तो 4 राहों का समूह चौराहा होता है, तो द्विगु समास ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और कर्मधारय समास पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात उपमान और उपमेय का संबंध जिसमें होता है वो कर्मधारय समास होता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग रहता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो साथियों ये रहे यूपी टेट 2021 की परीक्षा के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र का विश्लेषण हमने किया है, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बाकी के जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं उनका भी हम एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।